FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुशामदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है हमारे सभी देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और उम्मीद है कि साल 2026 के 5वें महीने का 12वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है जिसमें अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी खबरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरियत चीन से मुताल्लिक मालूमात वहाँ मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन और सामीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो ये शोबा है उसमें चीन इस वक्त हमें दुनिया में सर फहरिस्त नज़र आता है और जितनी तेज़ रफ्तारी से इसने इस शोबे में तरक्की की है उसकी मिसाल हमें हालिया तारीख में कम ही मिलती है। और चीन में ख़ास तौर पे ये जो कह लीजिए कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल हमें नज़र आती है अपनी आलमी मंजरनामे में, उसके तनाजुर में जब हम चीन को देखते हैं तो वो इन तमाम तर चैलेंजेस पे काबू पाते हुए अपनी तरक्की की रफ्तार को उसी तरह से आगे बढ़ा रहा है और इनोवेशन जो उसके यहाँ हो रही है वो हमें नज़र आता है कि उसमें कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई खलल उस तरह से नहीं मिलता कि हम सोचें कि जी अब आलमी सतह पे ये चीज़ चल रही है तो इस वजह से इस शोबे में कोई न कोई थोड़ा बहुत इसमें खलल आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चीन ने न सिर्फ अपने यहाँ बल्कि दुनिया के लिए भी इस शोबे में बहुत सी आसानियां पैदा की हैं। आज जरा बात करेंगे कि ये चीन जो जिस तेज रफ्तारी से नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है न सिर्फ मकामी सतह पे बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी, और ख़ास तौर पे उसमें जो उसने टेक्नोलॉजी का जो शोबा है जिसमें आप घरेलू आलात से लेके इलेक्ट्रॉनिक आलात से लेके नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियां हों, कोई भी एक चीज़ आप मिसाल के तौर पे आप ले सकते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि चीन कहाँ पे खड़ा है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है चीन के अमूर के माहिर और बैनुल अक़वामी अमूर के तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब। अली साहब, जैसे मैं भी अर्ज कर रहा था कि चीन जो है वो न सिर्फ अपने यहाँ बल्कि उसने दुनिया के लिए भी वो मौके पैदा किए हैं और टेक्नोलॉजी के शोबे की हम बात कर रहे हैं और जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी जो है उसका हम तस्करा कर रहे हैं। सर, ये सफ़र मैं चाहूँगा पहले इसके हवाले से थोड़ी सी आप अगर थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल सकें। और ये जो सफ़र रहा है चीन का, बहुत कम वक्त में हमें नज़र आता है कि उसने ये कह लीजिए जो संगे मील हैं ये अबूर किए हैं। इस पर अगर थोड़ी सी आप हमारे देखने और सुनने वालों के लिए थोड़ी सी रोशनी डाल सकें तो। जी, थैंक यू वेरी मच। ये मैं आपको बताता चलूं कि चीन के बारे में ये कहा जाता है कि जो सफर यूरोप ने 400 साल में तय किया था वो सफर चीन ने तकरीबन 40 साल में तय कर लिया है। चीन तो अगर हम देखें, चीन की अगर हम तारीख पढ़ें तो चीन ने बड़ा ग्रेजुअली तरक्की की, लेकिन उसके बाद जब 80 की दहाई में चीन दाखिल हुआ और चीन ने अपनी ओपनिंग अप पॉलिसी अपनाई और उसके अलावा चीन ने शुरू में अगर आप 70 और 80 के अदवार अगर आप देखें, चीन अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को और जो पढ़ाई में लोग अच्छे होते थे उनको पढ़ने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजता था और वो फिर वापस आके वहाँ से सीखी हुई टेक्नोलॉजी, वहाँ से सीखी हुई चीज़ों को लाके चीन के अंदर अप्लाई करते थे। चीन के अंदर बहुत अरसे तक ये चलता रहा क्योंकि चीन को इनिशियली इस बात का एहसास था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम या उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अप टू द मार्क नहीं है, तो वो अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को बाहर भेजने पढ़ने के लिए भेजा करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इवन अपनी तालीम का कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब स्टूडेंट लाइफ में वो भी अमेरिका लेके गए थे और जहाँ के जाके उन्होंने अमेरिका के गवर्नेंस सिस्टम और अमेरिका के को स्टडी काफी उन्होंने किया था। वो भी अपनी पढ़ाई के जमाने में अमेरिका गए थे। तो चीन के अंदर ये 60 और 70 की दिहाई में इवन 80 तक बहुत एक ये ट्रेंड था। उसके बाद वो जब बच्चे उधर से पढ़ के आते थे तो वो अपनी मुल्क की को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी में हर चीज में बहुत काम करते थे। उसके बाद हमने देखा 80 की दिहाई और 90 की दिहाई वो दिहाई आई कि जिसके अंदर चीन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना करिकुलम तब्दील किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई का स्टाइल चेंज किया, नई यूनिवर्सिटियां खोली और आज हम एक ऐसा टाइम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर चीन दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया हुआ है। मेरा क्योंकि चीन बहुत ज्यादा जाना रहता है, तकरीबन हर महीने जाना होता है और जब भी मैं
चीन जाता हूँ तो एक नई किस्म की खुशगवार मुझे हैरत होती है कि हर दफा मुझे वहाँ पे नई चीज देखने को मिलती है। जैसा कि तकरीबन 1.5 महीना पहले मैं चंडू में था, और चंडू आपको पता है बड़ा मशहूर है, उसको पैंडा सिटी कहते हैं। तो चंडू के अंदर एक बड़ा फेमस उनका स्क्वायर है जहाँ पे शाम के टाइम पे लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए। तो वहाँ पे एक 8 डायमेंशनल स्क्रीन देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ कि स्क्रीन के अंदर से जो है वो पैंडा निकलता है और वो चलते चलते जो है वो दूसरी बिल्डिंग की स्क्रीन के अंदर वो दाखिल हो जाता है। तो इस किस्म के जो टेक्नोलॉजी की मैं कहूँगा मिरेकल्स हैं, मैं इसको कहता हूँ टेक्नोलॉजी मिरेकल्स। ये जो टेक्नोलॉजी मिरेकल्स हैं ये चीन में आपको देखने को मिलते हैं, और मेरे लिए बहुत ही वो हैरान कुन लम्हा था कि जब ये मैंने देखा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अपना खालिद साहब, इस पे ये जैसे भी आपने बताया कि आपके लिए हैरान कुन था, ये बिलाशुबा हमारे लिए भी, और कोई भी शख्स जो है वो जो दुनिया की इस तरक्की पे नजर रखे हुए उसके लिए वाकईतन हैरान कुन चीज है। लेकिन हम ये देखते हैं कि चीन ने अगर इस शोबे में तरक्की की है तो उसके यहाँ जो एडेप्टेबिलिटी है उसमें भी हमें नजर आया कि लोगों का जो एप्टीट्यूड है कि वो नई टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हों, क्योंकि एक इंसानी रवैया होता है वो तब्दीली को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। हमें डोमेस्टिकली ये बड़ा एक नजर आया है कि जिस तरीके से उस कौम ने भी इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और उसको अपने रोजमर्रा उसमें वो लेके आए, ये भी एक बड़ी चीज है। आप बड़ा करीब से आपने देखा भी हुआ है, आप चीनी लोगों के साथ आपका बहुत ज्यादा उठना बैठना भी है। तो सर, ये अडेप्टेबिलिटी जो है ये कैसे आई? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसी कौम जो है जो आज से 40 साल पहले जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं था, वो इस तरफ उसका आना, क्या इसमें भी कोई पॉलिसीज थी, कोई इस्लाहात थी, या क्या किस तरह से कौम को तैयार किया गया सर? जी, ये मैं आपको बताऊं कि देखें पिछले 40 साल के अंदर तो अभी वहां पे 2 जनरेशन तैयार हो गई ना। कहा जाता है कि 20 साल के अंदर अंदर आपकी एक ऐसी जनरेशन तैयार होती है, तो 40 साल के अंदर तो 2 जनरेशन उधर नई तैयार हो चुकी हैं, और ये ऐसी जनरेशन तैयार हो चुकी हैं जो कि बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है, बहुत ज्यादा तरक्की पसंद है, बहुत ज्यादा चेंज को अडॉप्ट करती है। तो और इससे पहले के भी जो उधर ओल्डर पॉपुलेशन है उन्होंने भी चेंज को बड़ा पॉजिटिव लिया है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर हमें चेंज को के अडॉप्टेबिलिटी को हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के अंदर जब गाड़ी खरीदते हैं तो हमारा जो पहला ख्याल होता है कि मैं ऐसी ब्रांड की गाड़ी खरीदूं कि जो कि रेडी कैश हो, जिसको कल को मुझे जब पैसों की जरूरत हो तो मैं उस गाड़ी को इमीडिएटली बेच सकूं। लेकिन आज की जो नई इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं या जो नई इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज हैं, दे आर नॉट योर एसेट्स। वो टाइम के साथ साथ अपना टाइम पूरा करके तो वो खत्म हो जाएंगे। जिस तरह मोबाइल फोन है, आप आज नया मोबाइल फोन खरीदें, बेशक वो 5-6 लाख रुपए का आए, लेकिन आज से 3 साल के बाद 4 साल के बाद वो 6 लाख से 12 लाख का नहीं होगा, बल्कि वो 6 लाख से 2 लाख का हो जाएगा। वजह यह कि नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नई एडवांसमेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने अपने अंदर ये अडॉप्टेबिलिटी लेके आनी है नई टेक्नोलॉजी के साथ, कि ये जो नई टेक्नोलॉजी की चीजें हैं ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म एसेट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने पहले हम टोयोटा करोला या होंडा या इस किस्म की गाड़ियां खरीदते थे और ये सोच के खरीदते थे कि कल को पैसों की जरूरत हुई तो ये मैं बेच दूंगा। तो नंबर 1 तो ये कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ उसकी एडॉप्टेबिलिटी लेके आनी चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी को सिर्फ आपने इस्तेमाल नहीं करना होता है, टेक्नोलॉजी को आपने सीख के आगे बढ़ना होता है। हमारी जो नई जनरेशन है माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी, बहुत टेक्नोलॉजी की उसके अंदर एडॉप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि टाइम के साथ साथ दुनिया की बाकी कौमों में भी इस किस्म की एडॉप्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन जिस तेजी से चाइनीज कौम ने अपने आप को अडॉप्ट किया है वो बड़ा हैरानकुन है, क्योंकि अगर आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ें तो चाइनीज सोसाइटी बड़ी ट्रेडिशनल सोसाइटी रही है। आज भी वो छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं करते, अपने चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। आज भी वो अपनी सब्जी उबाल के खाते हैं, आज भी वो अपना गोश्त उबाल के खाते हैं।
उसको वो फ्राई नहीं करते, उसके वो उसका स्टेक नहीं बनाते। उनके खाने पीने का जो स्टाइल है वो वही ट्रेडिशनल स्टाइल है जो आज से मेरे ख्याल में 2000 साल पहले भी था। तब भी वो चॉपस्टिक से खाते थे, आज भी चॉपस्टिक से खाते हैं। लेकिन जहाँ पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात है, वो वाली अडॉप्टेबिलिटी चाइना के अंदर और चाइनीज कॉम के अंदर बड़ी हैरानकुन है। अच्छा, तो सर अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे कि ये जो हमें नजर आता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से आप जो है रिसर्च पे जितना पैसा लगता है उस पे मतलब खजानों के खजाने खाली हो जाते हैं, और फिर हम साइंस एक ऐसा शोबा है कि जिसमें ज़रूरी नहीं कि आपका किया जाने वाला हर तजुर्बा जो है वो उतना ही उसका वो रिजल्ट आए जो आपने सोच रखा होता है। 99 टाइम्स आप गलत होते हैं, एक दफा जाके फिर वो ठीक हो जाता है। तो सर इसमें वो डिटर्मिनेशन भी चाहिए, इसमें वो कैपिटल भी चाहिए, इसमें वो विल भी चाहिए, इसके साथ साथ वो पॉलिसीज भी चाहिए। तो क्या सर ये सारे एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं? क्योंकि ये बड़े बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मैं चाहूंगा इस पे अगर आप थोड़ा सा वजाहत कर सकें तो। जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है और बड़ी अच्छी बात की है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक तो हमें 3 चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। नंबर 1 ये कि चाइना ने पिछले 40 साल में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया है, वो सप्लाई चेन। कि जब सारा रॉ मटेरियल, सारी चीजें आपके मुल्क के अंदर बन रही होंगी तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या रिसर्च कॉस्ट है या जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत नीचे आ जाएगी। तो चाइना दुनिया का इस टाइम पे वो वाहिद मुल्क है जिसने सप्लाई चेन के ऊपर 100% अबूर हासिल किया है। उसकी वजह से वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होती है। आपकी बात ये भी ठीक है कि जरूरी नहीं है कि तजुर्बा कामयाब हो जाए, लेकिन जब सप्लाई चेन आपकी है, जब रॉ मटेरियल आपका अपना है, तो आप तजर्बा करें या 100 तजर्बे करें, आपकी कॉस्टिंग जो है वो बड़ी कम हो जाती है। खालिद साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये जो भी आपने जो फरमाया, इसमें मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस्लाहात वाले पहलू पे हम ज़रा ज़्यादा रोशनी का डाल सकें, क्योंकि पॉलिसीज़ का तसलसल जो है सर वो बड़ा मानी रखता है। और हमने देखा है कि चीन के यहाँ इस शुबे के साथ साथ बाकी जगहों पे भी हमें वो नजर आता है कि वो इस्लाहात बतदरीज होती रही, लेकिन पॉलिसियों का तसलसल रहा। वही चीज़ हमें 15वें पंचसाला मंसूबे में भी नजर आती है, और 15वें पंचसाला मंसूबे में ख़ास तौर पे ये जो इनोवेशन और या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है इस पे भी बड़ा फोकस किया गया। सर इस पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें तो। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें जो 15वां पांचसाला मंसूबा है ये तो है ही सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मैं इस मंसूबे की तफसीलात जब पिछले साल ये रिलीज इन्होंने किया, इस साल से इम्प्लीमेंट किया इन्होंने, वो अगर आप पढ़ें उसके अंदर तो बात ही टेक्नोलॉजी से शुरू होती है। क्योंकि चाइना के अंदर इस वक्त टेक्नोलॉजी उनके लिए आप कहें कि एक वे ऑफ लाइफ बन गया हुआ है। चाइना के अंदर इस वक्त ड्राइवरलेस गाड़ियां चल रही हैं। मैं पिछले दिनों एक होटल में चाइना के अंदर गया तो वहाँ पे पहले तो हमने देखा था कि इवन आपके कमरे में खाना डिलीवर करने के लिए वहाँ पे वो छोटे छोटे रोबोटिक उन्होंने वो मशीन्स हैं जो कि आपके खाना डिलीवर करते हैं कमरे में। बल्कि लास्ट टाइम मैं जब चाइना गया महीना पहले तो एक होटल में देख के मुझे बड़ी खुशगवार ये हैरत हुई कि वहाँ पे कपड़े इस्त्री करने के लिए भी एक वो रोबोटिक मशीन थी जो कि आपके कपड़े भी इस्त्री कर रही थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसको देख के। तो चाइना के अंदर तो जिस तेज रफ्तारी के साथ वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अभी ड्राइवरलेस गाड़ियां भी चलनी शुरू हो गई हैं। मुझे एक दफा उसमें बैठने का भी इत्तेफाक हुआ कि जिसके अंदर ड्राइवर नहीं है, आप एक ऐप से गाड़ी ऑर्डर करते हैं, गाड़ी आके खड़ी हो जाती है और जब आप उसके नजदीक जाते हैं तो आप अपने ही फोन के अंदर से बटन दबाते हैं तो उसका दरवाजा खुल जाता है, ताकि गाड़ी को भी पता चल जाता है कि आप वही हैं कि जिन्होंने गाड़ी बुक कराई है, और आपको भी पता चल जाता है कि मैंने यही गाड़ी बुक कराई है। और आप उसके अंदर बैठ जाते हैं आराम से, और वहाँ पे एक वो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस से वो आपको ग्रीटिंग करते हैं और वो
आपको बता देते हैं कि जी आप सीट बेल्ट लगा लें, और अगर आपने पानी पीना है तो पानी की बोतल भी पड़ी हुई है, टिश्यू पेपर चाहिए वो, और गाड़ी आपको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है। और साथ साथ आपको वो बताते जाते हैं कि अब इतने किलोमीटर सफर रह गया, इतनी देर का रह गया, आगे ट्रैफिक जैम आ रहा है, उधर हमें रुकना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये भी एक बड़ी एक नई चीज थी, लेकिन चाइना के लिए ये भी नॉर्मल चीज हो गई है। इसी तरह वहां पे अगर आप ट्रेन देखें, ट्रेन जो उनकी फास्ट ट्रेन है वो तकरीबन 380-390 किलोमीटर तक वो जा रही होती है। और बिल्कुल 380-390 किलोमीटर के ऊपर अगर आप एक पानी का भरा हुआ ग्लास या कॉफी का कप भी अगर आपने अपने सामने टेबल पे रखा हुआ है, जो मजाल है जो जरा सा भी वो छलक जाए, कितनी ट्रेनें जो हैं उधर स्टेबल चल रही होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैं तो अक्सर अपने दोस्तों को ये कहता हूँ कि हम एक और दुनिया में रह रहे हैं और चाइना जो है वो एक और दुनिया है। और टेक्नोलॉजी वाइज चाइना इस टाइम पे दुनिया से जितना आगे निकल गया हुआ है, उसका आई डोंट थिंक के कोई मैच है इस टाइम पे। अच्छा, इसमें तो बिल्कुल आप, क्योंकि हम भी जब कभी कहीं बात होती तो यही जिक्र होता है कि चीन जो है वो शायद 2075 में जो है वो पहुंच चुका है और हम बाकी दुनिया जो है भी बहुत इसके पीछे। सर जरा आते हैं अब ये जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है चीन का उसकी तरफ, कि उसमें भी हमें नज़र आता है कि जहाँ पे वो एक मसाबकत की एक फिजा जो है वो उसको तो उसने बरकरार रखा, एक हेल्दी कंपटीशन को बरकरार रखा, लेकिन उसमें अब जब से वो ये ख़ास तौर पे ईवीज आ गई या लिथियम बैटरीज जो हैं वो आ गई, ये टेक्नोलॉजीज जो आ गई हैं सारा कुछ, तो ये दुनिया को भी वो अपनी ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता हुआ हमें नज़र आता है। जबकि इससे पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज हमें नज़र आई हैं यूरोप में जब हुई हैं तो उनकी तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होती थी। तो सर ये तो आप नहीं समझते कि अगर आपने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी तो आपके हाथ से वो चीज़ निकल जाएगी? चीन ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं, इसमें देखें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से कभी भी चीज आपके हाथ में नहीं निकलती। वजह यह कि आप आज की तारीख में किसी को, मैं आपको एक टेक्नोलॉजी आपके हवाले कर दूं और अगर आप उसके ऊपर आगे रिसर्च नहीं करेंगे तो कल को आप फिर पीछे रह जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि टेक्नोलॉजी किसी एक मुल्क या किसी एक शख्सियत के मरहूने मेहनत नहीं होती। चीन को इस बात का एहसास है कि जी अगर उसने किसी चीज में तरक्की की है तो वो दुनिया के साथ बांधना चाहता है। यही प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विजन है, कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर का विजन है, यही ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का विजन है, यही ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव का विजन है और यही ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का विजन है कि चीज को ज्यादा से ज्यादा डिसेमिनेट किया जाए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे फॉरेन मुल्कों से साइंटिस्ट चीन के अंदर काम कर रहे हैं। वो इसीलिए चीन में काम करना पसंद करते हैं कि चीन, मैं समझता हूं कि एक दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जो कि ना सिर्फ अपने रिसर्च के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, बल्कि अगर आप रिसर्च चीन के अंदर करके उसको अपने मुल्क में ले जाना भी चाहते हैं तो चीन उसको भी वेलकम करता है। आप उसका सबसे बड़ा सबूत देख सकते हैं कि जब ये चैट जीपीटी आया तो बिलियंस ऑफ डॉलर का बिल बताया गया दुनिया को और बताया गया कि जी ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं और उसकी अगर आपने सब्सक्रिप्शन भी लेनी है तो वो भी आम आदमी के लिए भी $300-400 से कम नहीं है या $200 से कम नहीं है। तो लेकिन हमने साथ साथ ये भी देखा कि उसके कुछ ही अरसे के बाद। सर ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन ये जो मसाबकत है या ये जो मुकाबले की एक फिजा है, हेल्दी मुकाबले की बात कर रहा हूँ, ये तो सर समझ में नहीं आता वेस्ट को। वो तो अभी भी यही कहता है कि आप ओवर कैपेसिटी पे चल रहे हैं। अभी हम अगर हालिया हफ्तों की भी बात कर लें उसमें भी हमें कुछ ऐसी आवाज़ें यूरोप से भी सुनाई दी, वॉशिंगटन से भी कुछ ऐसी ही आवाज़ें आई। तो सर इसमें भी कोई सदाकत है या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक उज़र है, उज़र बराए उज़र है? नहीं, ये भी बिल्कुल उज़र है और ये बिल्कुल एक हमाकत वाली बात है ओवर कैपेसिटी पे। ये तो इसी तरह है कि अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और मैं सारा दिन सोया रहूं और मैं जब सो के उठूं और मैं आपको कहूं कि जनाब आपने तो ओवर कैपेसिटी का काम कर लिए, आप अपना काम कम करें, ये बात तो एक मैं कहूंगा कि बहुत अहमकाना बात है और इसके ऊपर तो हमें ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। वजह ये है कि अगर मैं खुद काम करने के लिए तैयार नहीं हूं और अगर कोई और काम कर रहे हैं तो मैं उसको कहूँ आप ओवर कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। भाई ओवर कैपेसिटी पे अगर कोई मुल्क या कोई
इंडिविजुअल काम कर रहा है, इसका मतलब कि वो 24 घंटे में से 20 घंटे काम कर रहा है, फिर ही तो वो ज्यादा काम कर रहा है ना, या वो 365 दिनों में से 360 दिन काम कर रहा है। तो अगर कोई अपना आराम छोड़ के और कोई अगर अपना नींद छोड़ के अगर काम कर रहा है तो हमें उसको ओवर कैपेसिटी कहना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो जायज है। ये एक नई इस्तेलाह वेस्ट ने निकाली ओवर कैपेसिटी वाली, कि आज से पहले तो ये कभी भी नहीं थी। इससे पहले अमेरिका ने कितनी तरक्की की है, अमेरिका ने पिछले 250 सालों के अंदर जो तरक्की की है, इस तरह तो जो इथोपिया में बैठा हुआ है वो अमेरिका को कहे कि भाई आप ओवर कैपेसिटी पे जा रहे हैं, तो या हम पाकिस्तान में बैठ के भी वेस्ट को कह सकते हैं कि जी आप ओवर कैपेसिटी में जा रहे हैं, हम तो क्योंकि सोए रहेंगे, या हमने तो सोए हुए हैं, तो आप भी सो जाएं, जब सो के उठेंगे तो फिर हम काम करेंगे। तो ये ओवर कैपेसिटी और ये चीजें जो हैं ये सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है और अपनी नाअहली छुपाने का एक तरीका है। और क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया वेस्टर्न हाथों में, इनके सारे सर्वर्स जो हैं मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, तो सोशल मीडिया का जहां दिल करता है वहां पे वो किसी को डिस्क्रेडिट कर देते हैं, जहां दिल करता है वहां पे गलत चीज को क्रेडिट दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सोशल मीडिया ड्रिवन नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया से इंस्पिरेशन नहीं हासिल करनी चाहिए। सीइंग इज बिलीविंग वाली बात है। आप चीन जाएं, देखें, चीन की तरक्की को देखें, चीन की टेक्नोलॉजी को देखें और उसके बाद उसको अप्रिशिएट करें, उससे सीखने की कोशिश करें, ना कि ये उनको गिला करें कि जी आप तो इतना आगे निकल गए हैं, अभी आप यूं करें कि अगले 2 साल सो जाएं ताकि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। ऐसे तो नहीं होता। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी जो है ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का। मैं अब सारी बात को ये जिस अब तक जो गुफ्तगू हुई है इसको मैं लेके आना चाहता हूँ CPEC की तरफ, कि इसमें जो हमने देखा है कि चाहे वो ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन है, AI कोऑपरेशन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हमें नजर आते हैं प्लेटफॉर्म्स, और ख़ास तौर पे जो ज़राई शोबा है उसमें ये CPEC 2.0 जो है इसमें काफ़ी काम हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इस सारे तनाजुर में ये CPEC 2.0 को कैसे देख रहे हैं साहब? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं CPEC के हवाले से ये बात कहना चाहूंगा कि नो डाउट के CPEC BRI का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इसको इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक मुल्क के अंदर से गुजर रहा है। बाकी जितने भी BRI के लैंड और रोड कॉरिडोर हैं वो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर से गुजर रहे हैं। सो बीइंग अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है, चीन की कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को लेके जाए, इस आपकी स्मार्ट लॉजिस्टिक सेंटर्स बने, और सेंट्रल एशिया का, अफगानिस्तान का, चीन का जो एक लिंक डेवलप हो गया है इंडियन ओशन के साथ, उस लिंक को ट्रेड की खातिर और उस लिंक को इंडस्ट्री को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है उसमें मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में बहुत सारी पाकिस्तान की तरफ टेक्नोलॉजी कंपनीज ट्रांसफर होंगी। पाकिस्तान के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर बहुत सारी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी जो हैं वो आ रही हैं। उसमें ZTE हो गया, हुआवी हो गया, इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज उधर आ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों के अंदर अब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होते हुए देखेंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब का भी यही विजन है। और अगर देखें पिछले कुछ सालों में जब से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हुकूमत में आए हैं, उन्होंने पेपरलेस एनवायरनमेंट कायम की है। इस टाइम पे अगर आप कैबिनेट का इजलास देखें मीटिंग के अंदर, तो उसके अंदर मिनिस्टर्स के आगे इतने कागजात नहीं पड़े होते, सामने स्कीम्स लगी हुई हैं, स्कीम के ऊपर एजेंडा पॉइंट्स वगैरह होता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब की भरपूर कोशिश है कि वो फर्जी कैपिटल को जो है बिल्कुल पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ लेके जाएं, और बड़ी हद तक हमारी हुकूमत इस चीज के अंदर कामयाब भी हुई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में क्या फोर्सी करते हैं आप? ये इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, हम देख रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, चाहे वो सलामती के मामलात हैं, इक्तिसादी मामलात हैं, मुआशी उमूर हैं, हमें एक गैर यकीनी किसी फिजा जो है वो नज़र आती है।
चीन का जैसे आपने बताया कि चीन इसलिए भी हमें मजबूत नज़र आता है कि उसको सप्लाई चेन के इश्यूज नहीं है, लेकिन बहरहाल चीन इस दुनिया का हिस्सा है सर। तो इस सारी एक गैर यकीनी की फिजा में क्या फोर्सी करते हैं आप सर? जी, मैं तो सबसे पहले दो चीज़ों को फोर्सी करता हूँ। पहली चीज़ तो मैं ये फोर्सी करता हूँ कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों में हमें चीन से ज़्यादा सीखना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से, इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से, डेटा सेंटर्स के हवाले से, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें चीन से R&D पाकिस्तान में लानी चाहिए। अपने बच्चों को हमें इस पे ट्रेन करना चाहिए। हमें अपने इंजीनियरिंग के और रोबोटिक्स के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करिकुलम को के अंदर जदत लानी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कैन बिकम टेक्नोलॉजी का एक इस रीजन के अंदर एक फ्लैगशिप कंट्री बन सकता है चीन की मदद से। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तज्ज़े का खालिद तैमूर साहब। थैंक यू। जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के उमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब। और अब ये देखिए, जो मैं जिक्र कर रहा था प्रोग्राम के आगाज में कि चीन ने किस तरह से मकामी सतह पे, यानी कि अपने यहाँ उसने टेक्नोलॉजी को जिस तरह से बड़ी इंडस्ट्रीज से लेके रोज़मर्रा जो मामूलात हैं लोगों के, उनकी ज़िंदगियों तक में उसको दाखिल कर दिया है और इतने बेहतर अंदाज से दाखिल किया कि उनके लिए वो, आप समझ लीजिए कि उनके लिए एक सहूलत पैदा कर दी है। उसके समरात भी हमारे सामने आ रहे हैं। अभी एक जो रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी उसमें भी हमें ये पता चलता है कि किस तरह से मुल्की सतह पर जो बड़े बड़े क्रूज जहाज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से हाई स्पीड ट्रेन्स जो हैं वो बन रही हैं। चीनी ब्रांड्स की जो चीज़ें हैं वो दुनिया में अपने मयार के, जिसको कहते हैं कि अपना उसका कोई सानी नहीं रखती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो हमें ये शो करती हैं कि अगर आप में आपका आज़्म है, नेक नियति है, लगन है, तो आप बदलती हुई दुनिया के साथ न सिर्फ खुद को बदल सकते हैं बल्कि मस्बत अंदाज से खुद भी आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को भी एक हमनसीब मुआशरे की तश्कील में अपना पार्टनर बना सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान नासिर महमूद खान को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी शर्त है और अगर सेहत ने इजाज़त दी तो आपसे फिर यहीं से दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले हमेशा एक बात जो कहा करता हूँ, मांगिए उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा पामान।